मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं ना वो डिस्कशन जो अपन ने बीच में छोड़ा था कल। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हाँ पहला वाला बताओ, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 15 का 3 इंटू 5, 21 का 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, अब एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ 3, और एलसीएम 2 की बार बता दो पहले ना। हाँ 5 7, ठीक है, ये एचसीएफ ये एलसीएम। हाँ 17 23 29 ऐसे डायरेक्ट ही बता दो इनका एलसीएम एचसीएफ। इसका ओरली बता दो, 17 23 और 29 को ओरली बताओ कि एचसीएफ क्या आएगा और ओरली बताओ कि एलसीएम क्या आएगा। अरे बताओ ना फटाफट फटाफट, इन 3 नंबरों में खास बात क्या है? सही है, अगर 3 प्राइम नंबर दे रखे हो अलग अलग तो उनका एचसीएफ कितना आएगा? 1, ठीक है, और एलसीएम कितना आएगा? इन्हीं तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो एलसीएम है 17 इंटू 23 इंटू 29 है ना, ये एलसीएम है। इनका 8 9 25 का ओरली बताना है। एचसीएफ बताओ, एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ 1, क्यों? हाँ इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में सारे प्राइम नंबर्स जो हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। जैसे 8 है ना, 8 क्या है 2 की पावर 3 है, इसमें केवल 2 आया। 9 में क्या है केवल 3 आ रहा है, 3 का स्क्वायर, और 25 में केवल क्या आ रहा है 5, ठीक है, इस वजह से। तो जैसे 8 जो है वो 2 का क्यूब है, वो अगला वाला 3 का स्क्वायर है, अगला वाला 5 का स्क्वायर है, तो इनका एचसीएफ आ जाएगा 1, और एलसीएम कितना आएगा? इन्हीं का प्रोडक्ट, ठीक है, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। Given the HCF 306 657 is equal to 9, find LCM 306 567। हाँ 306 आंसर हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, ये अपना आंसर। तो 9 यहाँ पर काट लो, है 9 यहाँ पर काट लो, कितना कट जाएगा? 34 आ गया है ना, तो आंसर है 34 मल्टीप्लाइड बाय 657। क्या मल्टीप्लाई? 657 मल्टीप्लाइड बाय 34, 4 7 जा 28 है ना, और 5 4 जा 20 का 22, 4 6 जा 24 का 26, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 का 17, 3 6 जा 18 का 19, ये जाएगा 8 3 13 12 2, तो 2 2 3 3 8 है ना, ये अपना आंसर है। चेक वेदर 6 की पावर n, भाई ये वो 6 की पावर n है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ये अपन कर चुके हैं क्लास में, है ना, ये अपन ने देखा था। 6 की पावर n जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगा 2 की पावर n 3 की पावर n, और जबकि लास्ट में 0 आए तो लास्ट में 0 आने का कंडीशन क्या होगा? हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होना ही चाहिए, ठीक है, तभी आखिरी में जो है वो 0 आएगा। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आ रहा, बोल दो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n डजंट कंटेन्स प्राइम नंबर 5, सो दैट्स व्हाई 6 की पावर n कांट एंड विद 0, ठीक है, खत्म। एक्सप्लेन व्हाई, अगला क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 प्लस 7 6 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? ठीक है, तो बेसिकली
अगर ये नंबर कॉम्पोजिट है तो तुम्हें ये प्रूव करना है कि ये नंबर 1 और इस नंबर खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, बताओ। तो फटाफट देख के बताओ कि ये जो नंबर है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्या ये किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, और वो नंबर क्या है 1 और इस नंबर खुद के अलावा 1 और 13 है, 13 से डिवाइड हो रहा है ना ये नंबर, और 13 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7 × 11 + 1। ठीक है, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7 × 11 + 1, इसको 13 से डिवाइड कर लिया, आराम से दिख रहा है 13 से ही डिवाइड हो रहा है, तो 7 से 11 = 77, 78। ठीक है, तो अपन ये भी कह सकते हैं कि ये नंबर एक तो किससे डिवाइड हो रहा है 13 से, ये भी कह सकते हैं कि ये नंबर 78 से भी डिवाइड हो रहा है। समझ में आ रही बात? ये नंबर एक्चुअली में ये पूरा नंबर का जो वैल्यू कितना हुआ 13 × 78। तो वी कैन से कि इस नंबर के अलावा भी 2-3 नंबर अपने को दिख गए, 13 दिख गया, 78 का मतलब क्या 2 भी बोल दो। अरे ऐसे ही बोल सकते हो कि ये नंबर क्या है ऑड है, ये नंबर क्या ऑड है, ये नंबर क्या ऑड है, ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड, बताना क्या होगा? ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड, भाई 3 ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 10 ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करो, ऑड आएगा। तो ये जो नंबर है ना ये कितना आया ऑड। ओके, तो दूर से देख के कह सकते हैं कि 7 × 11 × 13 क्या ऑड है, और ये ऑड और 13 भी ऑड, और ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा इवन, और हर एक इवन नंबर क्या 2 से डिवाइड होगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, दैट्स व्हाई इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। आगे इसके बारे में बताओ। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 + 5 आर कॉम्पोजिट। 5 से डिविजिबल। और कोई विशेष टिप्पणी तुम्हारी साइड से? 5 बोल दो बस, ठीक है, बहुत है। क्या 1 से तो तुम भी डिविजिबल हो, 1 से तो पूरी दुनिया का हर कोई आदमी डिविजिबल है। ठीक है ना, तो बस बोल दो द फर्स्ट नंबर इज क्लियरली डिविजिबल बाय 13, सेकंड नंबर इज डिविजिबल बाय 5, सो बोथ आर कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, इतना काफी है बोलना। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time. एक ही जगह स्टार्ट किया and go in the same direction. After, मतलब ऐसा same direction का मतलब क्या, ऐसा नहीं है सोनिया यूँ जा रही है और दूसरा रवि है ना, ये लफंगा भी उधर ही जा रहा है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसा नहीं उल्टा, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। Go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? दोबारा इनका जो मिलन है वो कितने समय बाद होगा, ये बताना है। क्या फंडा क्या लगाएंगे? HCF लगाएंगे, HCF लगाएंगे ना, लगाना HCF कितना होगा 18 और 12 का 6 आएगा। अच्छा, तो कुल मिला के तुम ऐसा कह रहे हो बेसिकली कि एक को चक्कर लगाने में लगते हैं 12 मिनट, ठीक है, एक को चक्कर लगाने में मिलते हैं 18 मिनट, और वो 6 मिनट बाद मिल लेंगे। नहीं, ये तो कह रहे हो तुम। नहीं भाई, एक को पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है 12, एक को 18, और तुम कह रहे हो 6 मिनट बाद वो मिल लेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? फिर इसका मतलब तुमने एक त्रुटि कर दी है। क्या त्रुटि? एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, सही बात है, एलसीएम ही निकालना है। नहीं, लेकिन बात ये तुम्हारा दाव नहीं लगा कि अच्छा एचसीएफ निकालना है, नहीं आया, अच्छा एचसीएफ नहीं है तो एलसीएम निकाल लेते हैं। थोड़ा एक बार ऊपर वाला माला जो होता है ना, फर्स्ट फ्लोर, ठीक है ना, वो यूज कर लेना चाहिए अपने को। हाँ, तो एलसीएम है, एचसीएफ है, क्यों है ये लॉजिक ये सोचो कि एलसीएम क्यों, एचसीएफ क्यों नहीं है, दोनों की डेफिनेशन क्या होती है, ये प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है भाई, ये या तो जो मिलेंगे ना स्टार्टिंग पॉइंट पर, ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए या तो पहले वाले बंदे ने 1 चक्कर लगाया हो, या 2 चक्कर लगाए हो, या 3 चक्कर लगाए हो, ठीक है ना। यहां तक दोबारा पहुंचने के लिए हर एक ने, भाई ये वाला कितने मिनट में पहुंचेगा वापस उसी पोजीशन पर, या तो 12 मिनट, या 24, या 36, या 48, या 60 ऐसे।
और यही वाला बंदा, ठीक है ना, ये कितने टाइम बाद वापस उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचेगा, 18, 36, 54 एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह से। तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फैक्टर होना अलग बात होती है, मल्टीपल होना अलग बात होती है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कम से कम दोनों का जो कॉमन मल्टीपल है, दोनों के टेबल में जो आ रहा है, दोनों के टेबल में जो टेबल पढ़ते हैं ना अपन, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, ऐसे 18 1 18, 18 2 36, और ये 36 आ गया तो फटाक से दिख भी गया। दोनों के टेबल में सबसे छोटा नंबर जो आ रहा है वो है 36, ठीक है। और जो अगला नंबर है वो क्या है, दोबारा कब मिलेंगे, सेकेंड टाइम पर कब मिलेंगे वो, 72। दोबारा कब मिलेंगे, तीसरी बार, 98, गलत है, 108, ठीक है भाई। तो लिखो आंसर इज एलसीएम, आंसर इज एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 है ना, 18 और, अरे इधर ध्यान दो तुम, है ना, हाँ 18 का कितना आएगा, 2 की पावर 1, 3 का स्क्वायर, 12 का बताना, 2 का स्क्वायर, 3 की पावर 1, ठीक है। हाँ बोलो कितना आएगा एलसीएम, 2 की पावर 2, ये आ गया 36। अच्छा इसको मुझे ना वो यूक्लिड्स वाले से डिवीजन एल्गो से करके बताओ, 18 12 का एलसीएम, एलसीएम निकालना है, यूक्लिड्स से बताओ, यूक्लिड से कैसे निकालेंगे। अरे वाह, अरे वाह, दिल खुश कर दिया तुमने आज। यूक्लिड से तो एचसीएफ आता है, एलसीएम नहीं आता है, ठीक है, ठीक है भैया। हाँ रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स है ना, इर्रेशनल नंबर्स एक बार दोबारा देखते हैं क्या है। इन दिस सेक्शन वील प्रूव दैट √2, √3, √5 एंड इन जनरल √p इज इर्रेशनल। p इज अ प्राइम नंबर, वन ऑफ द थ्योरम्स वी विल यूज। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ना, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अपने देख लिया, कुछ टाइम पहले देखा था। वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये होता है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है दैट इज यूनिक, ठीक है, और उसी के बेसिस पर अपन ट्राई करेंगे कि प्रूव करना कि √p इज इर्रेशनल। रिकॉल अ नंबर एस इज इर्रेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन। ये तो याद ही अपने को 9th क्लास में पढ़ा था। अगर कोई नंबर अपन p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p और q इंटीजर्स हैं, तो दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर, और अगर नहीं लिख पा रहे हैं इसका मतलब वो इर्रेशनल है। इंटीजर्स हैं और ये सब सम एग्जांपल ऑफ इर्रेशनल नंबर्स अपन जानते हैं, क्या क्या इर्रेशनल नंबर बताना जरा। √2, √3, √5, √13 है ना, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 5, ऐसे है ना, ये सब इर्रेशनल है। इस तरह के नंबर भी जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे 0.10, 110, 1110, 4 बार 1, 1 बार 0, इस तरह से एक यूनिफॉर्म पैटर्न ना बने, बस है ना, ये ध्यान रखना, एक्सेट्रा। तो √2 अगर इर्रेशनल, इससे पहले अपने को एक थ्योरम प्रूव करनी पड़ेगी जिससे अपन ये सारे सवाल जो हैं, जितने भी सवाल हैं कि इस नंबर को इर्रेशनल प्रूव करो, उस नंबर को इर्रेशनल प्रूव करो, वो सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है। वो थ्योरम देखते हैं, उस थ्योरम को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हाँ भाई ये पढ़ो एक बार, उसको अच्छे से पढ़ो। इफ p is a prime number, let p be a prime number, p divides a square, then p divides a is a positive integer। भी डिवाइड है ना, इस डिविजल का उल्टा होता है। p डिवाइड्स a का मतलब क्या है, a इज डिविजल बाय p, है ना, लिख लो इस बात को। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि p डिवाइड्स a का मतलब क्या है। p डिवाइड्स a का मतलब क्या है, a इज डिविजल बाय p। p डिवाइड्स a स्क्वायर का मतलब क्या है, a स्क्वायर इज डिविजल बाय p, ठीक है। तो ऑल इन ऑल ये कह रहा है p डिवाइड्स a, if a square is divisible by p, then a is divisible by p, ठीक है ना, ओके। ये अपन प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। इसका प्रूफ देखते हैं। लिखो भाई, let the prime factorization of a be
एज फॉलोज। मान लेते हैं जो नंबर ए है ना, कॉम्पोजिट नंबर ए या जो भी नंबर है ए, उसका प्राइम फैक्टरेशन ये ए इज इक्वल टू P1 मल्टीप्लाइड बाई P2 मल्टीप्लाइड बाई P3 डैश 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 Pn। ठीक है, ये खूब सारे प्राइम नंबर्स हैं जो ए के प्राइम फैक्टरेशन में आ रहे हैं। ठीक है, ओके। अब आगे लिखो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर हो जाएगा P1 P2 P3 डैश 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 Pn मल्टीप्लाइड बाय P1 P2 डैश 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 Pn। ठीक है, ए स्क्वायर हो गया। आगे लिखो, वी आर गिवन दैट P इज डिविजिबल बाय P डिवाइड्स ए स्क्वायर। वी आर गिवन दैट P डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, तो P भाई अगर ए स्क्वायर जो है P से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, क्या ए स्क्वायर अगर P से डिवाइड हो रहा है तो P जो प्राइम नंबर है वो यहां पर कहीं ना कहीं होगा ही होगा। ठीक बात है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक नंबर लिखा है 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, ये कोई नंबर है मान लो। ठीक है, और अब इसका स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये नंबर है और ये नंबर का स्क्वायर है। अच्छा तुम बताओ, क्या ए स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? 3 से डिविजिबल है क्या? ए स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। तो क्या ए 3 से डिवाइड होगा क्या? देखो, ए स्क्वायर को 3 से डिवाइड, ए स्क्वायर 3 से डिवाइड हो जाए इसके लिए क्या जरूरी है? प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर 3 आना चाहिए। अच्छा, ए स्क्वायर क्या 11 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। ठीक है, तो जब भी कोई नंबर ए स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो डेफिनेटली दैट नंबर शुड बी प्रेजेंट हियर, वो नंबर यहाँ पर होना चाहिए था। और क्योंकि वो नंबर यहाँ पर नहीं है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? ए स्क्वायर उससे डिविजिबल नहीं है। तो अगर कोई कह रहा है कि ए स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो सर्टेनली वो नंबर यहाँ पर होना चाहिए था। तो अगर कोई भाई साहब कह रहे हैं कि अगर ए स्क्वायर जो P से डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली P जो है इनमें कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, ये बात लिख लो। तो ये तो लिख लिया ना तुमने कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय P, देन ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय P, देन ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय P, देन P is one of the prime factors of a square. P is one of the prime factors of a square. इतना तो लिख ही लिया होगा। ठीक है, और अगर P जो है a स्क्वायर के यहां पर कहीं पर आ रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली P प्राइम नंबर यहां पर होगा। अगर P प्राइम नंबर यहां पर कहीं पर आ रहा है तो A के अंदर भी होगा ही होगा। ठीक है, ये भी लिख लो। Only prime factors of a square are, the only prime factors of a square are P1, ऐसे लिखो, only prime factors of a square are P1, P2, P3, dash dash dash, Pn। a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स ये हैं। ठीक है, लिखो आगे। सो P इज वन ऑफ, सो P इज वन ऑफ, so P is one of P1, P2, P3 से लेकर के Pn। P is one of this। ठीक है भाई, क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर a स्क्वायर जो है इनमें से किसी P से डिवाइड हो रहा है तो a जो है वो P से, a के प्राइम फैक्टरेशन में P जरूर आया होगा। ठीक है, बस खत्म, ये हो गया प्रूफ। लिखो, सिंस, आगे एक लाइन और लिख रही है, सिंस a इज इक्वल टू, सिंस a इज इक्वल टू P1, P2, P3 डैश 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 Pn, सिंस a इज इक्वल टू दिस, P डिवाइड्स a। अगर P कोई ना कोई एक प्राइम नंबर है P1, P2 से लेकर के Pn में,
अगर p कोई एक प्राइम नंबर है, वन ऑफ, है ना, p1 p2 pn, तो डेफिनेटली a जो कि इस फॉर्म का है तो p जरूर जो है वो डिवाइड कर रहा होगा a को, ठीक है ना, p डिवाइड से। ठीक है, ओपन रेडी है कोई भी क्वेश्चन करने के लिए रिगार्डिंग दिस थ्योरम, है ना। लिखो क्वेश्चन। √2 इज इर्रेशनल, ये थ्योरम नहीं है, ठीक है, थ्योरम नहीं है कोई, है ना, सवाल है। √2 इज इर्रेशनल, वो लिख रखा है एनसीईआरटी में कि थ्योरम है, पर थ्योरम नहीं है। लिखो इसके आगे साइड में, बाय कॉन्ट्रडिक्शन, बाय कॉन्ट्रडिक्शन। हम जितने भी सवाल इस टाइप के होंगे कि इस नंबर को इर्रेशनल प्रूव करना है, वो बाय कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव करेंगे। तो लिख लो √2 इज इर्रेशनल, लिखो बाय कॉन्ट्रडिक्शन अपन प्रूव कर रहे हैं। और पहला लाइन लिखो, लेट √2 बी रैशनल नंबर, लेट √2 बी अ रैशनल नंबर of the form let √2 be a rational number of the form a by b, ठीक है, लिख लिया। a and b are integers, डिक्लेयर कर दो कि a और b जो है वो इंटीजर है, ठीक है भाई। अब इसमें एक बात देखने वाली ये है, इधर साइड में रफ वर्क बता रहा हूँ। जैसे मान लो कोई रैशनल नंबर लिखा है, उसका नाम है 210 डिवाइडेड बाय 150, 155 मान लो, ठीक है। हाँ, तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या रैशनल नंबर का? नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है रैशनल नंबर का। हम सिंपलेस्ट फॉर्म से ये समझते हैं कि ये जो नंबर है, इन दोनों में अभी एक फैक्टर है जो काटा जा सकता है, उसका नाम कम से कम क्या है, 5 तो है ही, ठीक है। 5 से डिवाइड कर दिया तो 5 यहाँ पर काटा ना, कितना आएगा 42, और 5 यहाँ पर काटा तो कितना आएगा 31। क्या अब कोई फर्दर कोई फैक्टर काटा जा सकता है? नहीं काटा जा सकता। तो दैट्स व्हाई वी से दैट कि इस रैशनल नंबर का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, दैट इज दिस, ठीक है। ये दोनों है तो इक्वल, पर हम जब डिक्लेयर कर रहे हैं कि √2 को एक रैशनल नंबर माना a बाई बी, तो a बाई बी जो है दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर, यानी कि a बाई बी ऐसा नहीं है, a बाई बी ऐसा है, यानी कि इन दोनों के अंदर कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो काटा न जा सके, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। अच्छा बता दो मेरे को एक आध कोई क्वेश्चन कि तुम्हें समझ में आगे नहीं आगे, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या? ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या? ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या? हाँ, इन दोनों में 5 आ रहा है, ठीक है ना। ओके, तो तुम्हें क्लियर हो गया। लिखो लेट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ a बाई बी बी p बाई क्यू, p बाई क्यू जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। महारथी एक और चीज बता दो, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या खास बात है? इन दोनों में इन दोनों नंबर्स को क्या कह सकते हैं अपन? इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि इन दोनों का HCF कितना है 1। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि जो न्यूमरेटर पार्ट में नंबर है और डिनोमिनेटर पार्ट में जो नंबर है, उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, उनका HCF 1 है। 2/5, इन दोनों का भी HCF कितना है 1 है, इन दोनों का भी HCF 1 है, इन दोनों का HCF कितना है 5 है ना, आराम से दिख रहा है 5 दोनों का HCF आ रहा है। ओके, तो अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर डिक्लेयर कर दो, लिखो PN QR को प्राइम नंबर्स या रिलेटिवली प्राइम, PQ are relatively prime numbers। ठीक है भाई, PQ are relatively prime numbers। आगे लिखो, अपन ने क्या किया, Q को उधर उचका दिया और स्क्वायर कर दिया ना, तो √2 मल्टीप्लाइड बाई Q इज इक्वल टू P, स्क्वायर कर दिया, चाह रहा है 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। अब यहां से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भैया ये 2 मल्टीप्लाइड बाय कोई इंटीजर है, और 2 मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर क्या होगा, इवन। तो Q स्क्वायर जो है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आएगा। लिखो एक स्टेटमेंट अच्छे से लिख लो, क्लियरली P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, क्लियरली P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। P स्क्वायर जो है 2 से डिवाइड हो रहा है,
तो पी स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अभी देख रहे थे ना अपन अरिथमेटिक, तो लिखो आगे, इंप्लाइज P is divisible by 2. ठीक है, P square is divisible by 2, P is divisible by 2. यहां तो ठीक है। हाँ, अरे तुम भी तो कुछ बताओ, इसके आगे मैं क्या करने वाला हूं। P अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो P क्या हो जाएगा, लिखो, लेट P बी 2C मान लो, ठीक है ना, 2 टाइम्स C, ठीक है, इवन नंबर है ना P, तो P मान लिया अपन ने 2C, तो P स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4C स्क्वायर, P स्क्वायर हो जाएगा 4C स्क्वायर। अच्छा, P स्क्वायर अगर 4C स्क्वायर हो गया, ठीक है, P स्क्वायर अगर 4C स्क्वायर हो गया तो ये वाला जो सीन है वो क्या बनेगा, ये देखते हैं ना, इसको 1 लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अगर P जो है वो बराबर है 4C स्क्वायर के, P स्क्वायर बराबर है 4C स्क्वायर के, तो ये सीन बन जाएगा 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4C स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, Q स्क्वायर बराबर आ गया 2C स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, Q इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, लिख लो, Q स्क्वायर इज डिविजिबल by 2, which implies fundamental theorem of arithmetic, Q is divisible by 2। ठीक है, अब Q is factor of 2, ठीक है, जो कि एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है अपनी assumption को जो अपन ने यहाँ पर माना था कि P and Q आर रिलेटिवली प्राइम नंबर, HCF 1 है, जबकि अपने को अपन ने जैसे कैलकुलेशन किया कि P स्क्वायर जो है वो इवन नंबर है, तो P इवन नंबर है, Q स्क्वायर इवन है तो Q इवन है, तो P और Q दोनों क्या हो गए, इवन हो गए, जबकि अपने तो ये माना था इनका HCF 1 है। ठीक है, लिख लो, विच इंप्लाइज P and Q आर बोथ इवन नंबर, P Q बोथ इवन, P Q नंबर जो है दोनों इवन है। HCF ऑफ P Q इज 2, P और Q का जो HCF वो 2 है। ठीक है, तो P और Q का HCF अगर 2 है, इसका मतलब दोनों रिलेटिवली प्राइम नहीं है, लिख लो, बस अब लिख लो, बाय कॉन्ट्रडिक्शन P by Q, बाय कॉन्ट्रडिक्शन √2 can't be expressed in the form of P by Q, by contradiction √2 can't be expressed in the form of P by Q, so we conclude that √2 is irrational। ठीक है, अगला √3 इज इर्रेशनल। अब अपन इस सवाल को तो अपन फटाफट कर सकते हैं। बोलना चालू करो। लेट √3 बी रैशनल नंबर, वो मान लेते हैं अपन P by Q, और यहीं पर डिक्लेयर कर दो P और Q का HCF 1 है, आर को प्राइम नंबर्स, P and Q और को प्राइम या HCF 1। ठीक है, अब स्क्वायर कर दिया, P स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। हाँ, अब बोलो P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, आगे बोलो, इंप्लाइज P इज डिविजिबल बाय 3, P को लिख लेंगे 3C, शाबाश, 3C लिख दिया, इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, कितना आ गया 9C स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर, यहाँ से आ गया Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3C स्क्वायर, यहाँ पर बोल देंगे Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, इंप्लाइज Q इज डिविजिबल बाय 3, तो P और Q बोथ आर डिविजिबल बाय 3, यानी कि P और Q का HCF 3 तो है ही है, जबकि अपनी जो असम्पशन थी Q को प्राइम है वो फेल हो गई। ठीक है, इसका मतलब P बाई Q जो है वो रैशनल नहीं होगा, मतलब √3 रैशनल नहीं होगा, इर्रेशनल होगा। हाँ भाई, की पॉइंट एक, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल, ये अपन देख चुके हैं पिछली क्लास में। ठीक है, पर याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 2 + √3, ये रैशनल है इर्रेशनल है? इर्रेशनल है ना।
2 माइनस रूट 3, ये रैशनल है इरैशनल है? इरैशनल है, ठीक है। 2 प्लस रूट 5 रैशनल है इरैशनल है? इरैशनल। द प्रोडक्ट इन क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज इरैशनल, ठीक है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात ये, नॉन जीरो रैशनल, ठीक है। यानी कि जैसे अगर कोई नंबर है 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 5, ये इरैशनल है रैशनल है? इरैशनल है, हाँ। लेकिन 0 इंटू रूट 5 कितना हो जाएगा? रैशनल आ जाएगा, ठीक है। केवल 0 ऐसा नंबर है, सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरैशनल। इसको मान लेंगे कॉन्ट्राडिक्शन से। 5 माइनस रूट 3, इसको मान लिया अपन ने a बाई बी, और a बाई बी, ए और बी का HCF कितना है? 1। हाँ, अब इसको ऐसे लिखा 5 माइनस a बाई बी इज इक्वल टू रूट 3, ठीक है। और a बाई बी अपन ने रैशनल माना है ना, तो जब एलसीएम लोगे तो आएगा 5b माइनस a अपॉन बी, ऐसा बनेगा। इधर आएगा रूट 3, साफ। ये तो रैशनल है क्योंकि पी और क्यू क्या है? इंटीजर है। तो पी और क्यू इंटीजर है, ऊपर एक इंटीजर लिखा है, नीचे एक इंटीजर लिखा है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या आएगा? रैशनल। एंड वी हैव ऑलरेडी प्रूवन दैट रूट 3 इज इरैशनल। तो लेफ्ट साइड इज, बिकॉज ऑफ ए एंड बी बीइंग इंटीजर्स, लेफ्ट साइड इज इरैशनल, सॉरी रैशनल, और राइट साइड जो है इरैशनल है ना। हो गया प्रूव। थ्री रूट 2 इज इरैशनल, इसमें क्या करेंगे? वही सेम करना है अगेन। 3 रूट 2 को मान लिया अपन ने p बाय क्यू। अब ऐसा कर दो, रूट 2 मान लो p बाय 3q, ठीक है, ऐसे मान लो, ठीक है। तो रूट 2 अपन प्रूव कर चुके हैं क्या है? इरैशनल है ना, अपने नॉर्मल फंडों से। और ये जो नंबर है वो क्या है? रैशनल है। तो इरैशनल और रैशनल कभी बराबर नहीं हो सकते, ठीक है, ठीक है। रूट 2 को अलग से प्रूव कर देंगे अपन अपने नॉर्मल फंडों से। हाँ, प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 3 इज इरैशनल। अगेन इसको ही मान लो p बाई क्यू, रूट 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू, मान लो रैशनल नंबर a मान लो, ठीक है ना, सिंपल। a इज रैशनल, a p बाई क्यू का ही है पर लिखा नहीं है, ठीक है। अब इसको एक को एक साइड ले जाके स्क्वायर कर दो, ठीक है, ऐसा कर दिया। अब स्क्वायर कर दिया तो इसका स्क्वायर आएगा ये, इसका स्क्वायर आएगा ये, इसका स्क्वायर आएगा। भाई a माइनस बी का स्क्वायर कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू रूट 3। अब रूट 3 वाला टर्म जो है ना वो एक साइड घेर लो, तो रूट 3 समझ में आ रहा है? ऐसा आ गया। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे कर लो, इसको रूट 3 को घेरना है एक तरफ ऐसे, ये आगे a स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 है। हाँ बालक, यहाँ तक क्लियर है? खत्म। क्योंकि a एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना, a यहाँ पर एक रैशनल नंबर है, p बाई क्यू की फॉर्म का है। तो रैशनल का स्क्वायर क्या होता है? रैशनल। रैशनल प्लस 1 क्या होता है? रैशनल। 2 इंटू रैशनल क्या होता है? रैशनल। रैशनल अपॉन रैशनल क्या होता है? रैशनल। ये बोल देना है ना, रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल, रैशनल अपॉन रैशनल, रैशनल। तो राइट साइड इज अ रैशनल नंबर एंड वी क्लियरली नो दैट रूट 3 इज इरैशनल and irrational can't be equal to a rational number. Hence by contradiction our assumption that a is a rational number is wrong. That's why root 2 plus root 3 is irrational. ठीक है। Exercise 1.3. हाँ भाई, तो अपन ये क्लास में कर लेते ना। बताओ भाई, रूट 5 इज इरैशनल, बोलते रहो तुम तो बस। Let root 5 be a rational number p upon q, where HCF of p and q is 1. p and q are integers. बोलो। q square, p square is a multiple of 5. So p square is divisible by 5, which implies p is divisible by 5. Let p is equal to 5c, यहाँ 5c रख दिया, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अगेन वही पूरा गाना, वही गाना है, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5,
Q is divisible by 5, P and Q both are divisible by 5, hence P and Q are not co-prime numbers, but our assumption was कि P and Q are co-prime numbers, so our assumption is false, implied root 5 is irrational. ठीक है, 3 + 2 √5, तो इसको मान लो अगेन P by Q, फिर क्या लिख लें अपन, 2 √5 इज इक्वल टू P by Q -3, फिर इसको ऐसे लिखा P - 3Q डिवाइडेड बाई 2Q इज इक्वल टू √5. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, वही लेट P by Q अपन ने ये माना था कि लेट दिस बी अ रैशनल नंबर P by Q, तो P और Q रैशनल नंबर है, इसका मतलब P और Q इंटीजर है. P और Q अगर इंटीजर है तो इंटीजर माइनस इंटीजर कितना आएगा, इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल. तो ये जो नंबर है ये डेफिनेटली रैशनल है अगर P और Q जो है वो P by Q जो है वो एक रैशनल नंबर है. और अभी प्रूफ किया था अपने √5 इज इरैशनल. भाई ऐसे सवालों में अपन है ना, ये ध्यान रखना, ऐसे सवालों में ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती कि √5 इज इरैशनल. हम डायरेक्टली बोल दें एग्जामिनर को कि भैया हम तो जानते ही हैं कि √5 इरैशनल है. ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है. ठीक है, क्वेश्चन अगर कम मार्क्स का है तो बोल दो कि √5 इज इरैशनल एंड P and Q आर इंटीजर्स, सो राइट साइड इज रैशनल. रैशनल एंड इरैशनल कांट बी इक्वल, सो √5 कांट बी, मतलब अपना असम्पशन जो है वो गलत था. पर अगर क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का है ना तो फिर अगेन यहाँ पर तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि √5 को रैशनल में इरैशनल में कैसे लेकर के आया था. ठीक है, प्रूव द फॉलोइंग आर इरैशनल्स. 1/√2, 1/√2 को अपन ने मान लिया P by Q. अब हाँ स्क्वायर कर देंगे तो जाएगा 2P² इज इक्वल टू Q². बोल दो Q इज divisible by 2, सॉरी Q² इज, तो Q इज ऑल्सो divisible by 2 और Q को मान लिया अपन ने 2C, तो 2P² आ जाएगा 4C². P इज इक्वल टू 2C², सॉरी P² इज इक्वल टू, तो P² इज divisible by 2, P इज divisible by 2, HCF of P and Q is 2. सेवन √5 ऐसे नहीं करना है. ठीक है ना, प्रूफ करना है. ठीक है ना, 7 √5 इज इक्वल टू P by Q मानना है, फिर उसके बाद √5 को लिखना है P by 7Q, और अब बोलना है, अब प्रूफ करना है कि √5 इज इरैशनल. प्रूफ करना है. ठीक है ना, हाँ, तो बस अब वही जो नॉर्मल तरीका है ना उससे स्टार्ट कर लेना. रैशनल इंटू रैशनल मत कर देना, एक लाइन में अंडा मिल जाएगा. हाँ, 6 + √2 कितना होगा, इसको A मान लेंगे, फिर √2 को लिख लेंगे अपन A - 6, P by Q मानो है ना. ठीक, कितना आ गया, P - 6Q अपॉन Q. ठीक है, अभी डिक्लेयर कर दो कि राइट साइड जो है रैशनल है और लेफ्ट साइड इरैशनल है. ठीक है, और इरैशनल कैसे है वो प्रूफ करना है अपने को. ठीक है, जैसे अपन ने √2 को इरैशनल प्रूफ किया था. ठीक है, चलो एक सवाल और बताओ, 2⁻1/3 को प्रूफ करना है. हाँ करो. फिर क्यूब कर लेंगे, बिल्कुल. ठीक है ना, और भी कोई अलग पावर दे रखी हो जैसे 2⁻1/4, तो क्या करेंगे, P by Q मान के की पावर 4 कर देंगे. जैसे मैं क्यूब रूट वाला कराया था, हाँ बल यहाँ तक. ठीक है, अब यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे कि P जो है ना इस 2 की वजह से P³ जो है वो डिविजिबल है. P³ इज divisible by 2. बार बार अभी तक अपन ने जो सवाल किया उसमें क्या था, स्क्वायर ही था, केवल स्क्वायर था. तो P³ अगर 2 से डिविजिबल है बोलो तो P³ के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आ रहा है तो डेफिनेटली P के भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आया होगा. ठीक है, और अगेन वही पूरी कहानी, P इज इक्वल टू बोल देंगे अपन 2C, तो यहाँ पर आ जाएगा 8C³ इज इक्वल टू 2Q³, तो Q³ आ गया 4 टाइम्स C³, और ये चीज़ का मतलब क्या है कि Q इज divisible by 2, तो Q³ इज divisible by 2.
implies Q is divisible by 2. HCF of P and Q is 2, which contradicts our assumption that P by Q has HCF 1. सिमिलरली कर लोगे सारे सवाल, है ना, 2 की पावर 1/4 वाले, 5 की पावर 1/3, है ना, इस टाइप के सारे सवाल अपन कर सकते हैं। लॉजिक यही है, का स्क्वायर किया, का क्यूब किया, डिपेंडिंग अपॉन जो पावर दे रखी है। अगर ये दे रखा है तो पावर 4 कर देंगे। ठीक है भाई, आज अपन यहीं पर ख़त्म करते हैं ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगली टर्न पे ना। बाय।